इंडिया पे हमला किया और उनको पता चल गया कि भाई इंडिया वो छोटे मोटे देशों की तरह नहीं है, ये ठोक पीट देता है। आज तक बहुत कम कंट्रीज ही इस तरीके से एंगेज करती है इंटरनेशनली, जैसे कि यूएसए एंड नेटो। इनफैक्ट चाइना भी इस तरीके से दुश्मन को इंटरनेशनल लेवल पे मिलिटरीली एंगेज नहीं करता है। तो ये भारत के रुतबे के लिए एक बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौकत बैनर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल स्ट्राइक 4.0 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मोदी 1.0 में पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मोदी 2.0 में पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसके बाद ऐसा लगता था कि इंडियन नेवी थोड़ा बुरा मान गई है और उनको भी एक चांस चाहिए था। तो मोदी 3.0 में उनको एक छोटा सा मौका मिल गया। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान पे नहीं था, ये अरेबियन सी में कहीं उन्होंने एक स्ट्राइक की है, और ये स्ट्राइक सेल्फ डिफेंस में किया गया है मोस्ट प्रोबेबली, और दिस इज नॉट एन ऑफेंसिव स्ट्राइक। तो क्या है पूरा मामला, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूं। तो चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। इंसिडेंट पे आने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि जो चीजें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, और इसके लिए हम चलते हैं ज़्यादा पीछे नहीं। अक्टूबर 7, 2023 में जब हमास ने इजराइल में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद से ही उसके काउंटर रिटेलिएशन में इजराइल ने पैलेस्टीन पे एक वॉर छेड़ दी हमास के खिलाफ, और इसी के बाद से दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। पहला हिस्सा था जिन्होंने इस आतंकवादी हमले की निंदा की और इजराइल को एक तरीके से ओवर्टली या कोवर्टली सपोर्ट किया, इसमें कि पूरा वेस्ट था और इसमें इंडिया भी शामिल था। हालांकि इंडिया का स्टैंड थोड़ा सा न्यूआंस था, हमने इजराइल को भी सपोर्ट किया, बट हमने ये भी बोला कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और इजराइल को इस पे आगे चलकर बात करनी चाहिए। जब ये हमला होता है उसके बाद इन दोनों कैंप्स में सबसे बड़ा कैंप था जो प्रो इजराइल है, इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज ज्यादा थी, और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाली कई कंट्रीज जो पहले सपोर्ट किया करती थी बहुत ही वोकली, वो थोड़ी सी उनमें से कुछ शांत हो गई, जैसे कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई, कुछ हद तक ओमान भी। बट जो सबसे वोकल सपोर्टर्स और जो मटेरियली फिलिस्तीन को या फिर फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट करता है वो है ईरान। अब इनमें से एक ग्रुप है हुतीज जो कि यमन के हैं। यमन जो है ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बेस्ड है। ये रेड सी जहां पे अरेबियन सी में आके मिलता है वहां पे ये देश बेस्ड है, और रेड सी में जो है सुएज कैनल है। सुएज कैनल दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल से, क्योंकि ये एक मेजर ट्रेड रूट का हिस्सा है। यहाँ से लगभग इस रीजन से दुनिया की 30% कमर्शियल कंटेनर्स जाती हैं, और करीबन 42% दुनिया का क्रूड ऑयल इधर से सप्लाई होता है। तो इस रीजन की एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो जब हम बात करते हैं हुतीज इन यमन, तो दीज आर मिलिशिया ग्रुप विच इज सपोर्टेड बाय ईरान, एंड ये लोग फिलिस्तीन को बहुत सपोर्ट करते हैं और फिलिस्तीन के कॉज के लिए लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बट इस केस में क्या हुआ, जब इन कंट्रीज ने देखा, फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज ने देखा कि फिलिस्तीन का जो ओवरऑल सपोर्ट है इस हमास अटैक के बाद वो दुनिया में कम हो गया है, और इसलिए लोगों को 2 तरीके से अपने कॉज के लिए मनाया जा सकता है। पहला तो है कि आप अपने कॉज के बारे में उनको समझाइए, और दूसरा है दादागिरी करके सर पे बंदूक रख दो और फिर दादागिरी करके लोगों को धमकाओ कि सपोर्टर्स। इन्होंने क्या किया, चूंकि ये देश बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है रेड सी और अरेबियन सी के कॉन्फ्लुएंस पे, इन्होंने उस रीजन से जाने वाले कमर्शियल कंटेनर शिप्स को अटैक करना चालू कर दिया। इन अटैक से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर एनालिसिस, इन अटैक से वो समझ रहे थे कि दुनिया डर के मारे उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, तो उसको समझने के लिए 2 ऐसे इवेंट्स हुए जहां पे ये समझ में आता है कि दुनिया उनके इस ब्लैकमेल में नहीं पड़ी। फर्स्ट था, यूएस ने इन शिपिंग लेन्स की रखवाली के लिए, क्योंकि इन्हीं शिपिंग लेन से यूएस के भी बहुत सारे कमर्शियल वेसल्स जाते हैं, तो वहां पे 20 नेटो कंट्रीज के साथ एक अलायंस बनाया और वहां पे अपने इन 20 देश प्लस यूएस के नेवी के काफी सारे वेसल्स डिप्लॉय किए। ये पहला इवेंट था। और सेकंड था, इंडियन नेवी ने भी, उन्होंने कभी इस
कोलिशन को जो यूएस ने बनाया था उसको ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया हम वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इसके पीछे दो बड़े कारण थे। इंडिया ने भी इस रीजन में अपने शिप्स डिप्लॉय किए टू सेफगार्ड आवर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि ये रीजन जो है हमारी नेवी के ऑपरेशनल एरिया में शामिल है। तो यहीं से हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है कि जो मैं सर्जिकल स्ट्राइक कह रहा हूं इंडियन नेवी ने किया है, ये स्ट्राइक जो है इसी डिप्लॉयमेंट के दौरान हुआ है, जो कि अरेबियन सी या रेड सी के डिप्लॉयमेंट के दौरान था और काफी रिसेंटली हुआ है। तो हम चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस शिप की फोटो को, ये इंडियन नेवी का आईएनएस तबर है। ये इसी रीजन में डिप्लॉयड था और अभी आप जो फोटो देख रहे हैं वो 28 जून की फोटोज है, जब वो इजिप्ट पे एक फ्रेंडली विजिट पे था। उस टाइम पे इस शिप के सरफेस टू एयर मिसाइल STIHL स्टील नाम के सरफेस टू एयर मिसाइल के लॉन्चर्स पे किसी टाइप के किल मार्क्स नहीं थे। किल मार्क्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म जैसा कि एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट या फिर नेवी का शिप या फिर कभी कभी आर्मी के टैंक्स या फिर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, उनको कोई किल मिलता है तो एज ए मार्क ऑफ ट्रॉफी वो दुश्मन के उस प्लेटफॉर्म की एक छोटी सी स्टिकर अपने ऐसी पे कहीं लगा लेता है एज ए मार्क ऑफ डोमिनेंस। इस इजिप्ट वाले विजिट के दौरान आईएनएस तबर के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स पे कोई भी किल मार्क नहीं था, बट रिसेंटली आईएनएस तबर रशिया में था और इसी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पे 2 किल मार्क्स थे जो कि 2 ड्रोन्स के थे। इसका मतलब ये है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, जो स्ट्राइक हुई है, वो 28 जून 2024 के बाद हुई है और इस दौरान ये शिप उसी रीजन में मौजूद था जहां पे हूतीज कंटिन्यूअसली हमारे वेसल्स को काफी बार ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं और इंडियन नेवी की शिप्स को वहां पे इन वेसल्स की हिफाजत के लिए भेजा गया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉसिबली इंडियन नेवी के आईएनएस तबर ने कौन से प्लेटफॉर्म शूट किए होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन फोटोज को तो आपको दिखेगा कि ये जो 2 ड्रोन्स है वो क्वाइट पॉसिबली शाहिद ड्रोन्स की तरह दिखते हैं जो ईरान मैन्युफैक्चर करता है और इस बात को कंफर्म किया जा सकता है कि 2019-20 से ही हूती रिबेल्स जो है इन शाहिद ड्रोन्स को अपने ऑपरेशंस में यूज करते आ रहे हैं और रिसेंटली भी इंडिया बाउंड एक शिप को भी इसी ड्रोन के थ्रू अटैक किया गया था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हूतीज आर सपोर्टेड बाय ईरान। ये क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि हूतीज हैव बीन टारगेटिंग एनी एंड एवरी शिप इररिस्पेक्टिव कि वो ईरान के फ्रेंड है कि दुश्मन है, इक्वली विद दिस टाइप ऑफ शाहिद ड्रोन्स। और इसी आईएनएस तबर के इसी ऑपरेशन के दौरान हूतीज ने ये ड्रोन शायद किसी कमर्शियल व्हीकल पे और इवन हमारे इंडियन नेवी के किसी एसेट या आईएनएस तबर पे फायर किया होगा और सेल्फ डिफेंस में आईएनएस तबर ने इन ड्रोन्स को एंगेज किया और नष्ट कर दिया। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है और काफी गर्व की बात है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडियन नेवी ने इस तरीके से एंगेज करने का एक डिसीजन लिया, भारत ने इस तरीके से इंटरनेशनल वाटर्स में एंगेज करने का एक डिसीजन लिया, जो कि काफी बड़ी बात होती है। आज तक बहुत कम कंट्रीज ही इस तरीके से एंगेज करती है इंटरनेशनली, जैसे कि यूएसए एंड नेटो। इनफैक्ट चाइना भी इस तरीके से दुश्मन को इंटरनेशनल लेवल पे मिलिटरीली एंगेज नहीं करता है। तो ये भारत के रुतबे के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो अब हम ये ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडियन नेवी के इस शिप ने या फिर भारत के ओवरऑल पोस्चर में ये बदलाव आया है और खासकर कि इस रीजन को लेके। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इस रीजन से वर्ल्ड का 30% ऑफ टोटल कमर्शियल कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट होता है और 42% क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस रीजन में कोई भी प्लेयर सिंगल हैंडेडली इन कमर्शियल एसेट्स की जो कि दूसरे देशों को बिलोंग करती हैं उनको सिंगल हैंडेडली सेफगार्ड कर सके, तो उस कंट्री के ओवरऑल इमेज में इंटरनेशनली जो एक पॉजिटिव ऑरा जो बनेगा उस कंट्री का, वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। चूंकि ये रीजन इंडियन ओशन रीजन का पार्ट है और इंडियन ओशन रीजन को भारत अपना बैकयार्ड मानता है, इसलिए भारत का ये प्रिंसिपल है कि भारत शुड बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। और ये टाइम टू टाइम इस कॉन्फ्लिक्ट के, इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से
टाइम टू टाइम भारत की नेवी ने ये दिखाया है, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअसली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस एंड इस तरीके के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली किया है इस रीजन में, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। जब हम अपने इमेज को इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इस इंडियन ओशन रीजन में भारत के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस रीजन में कहीं भी, कभी भी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पावर प्रोजेक्शन कर सके। और इन ऑपरेशंस के थ्रू इंडिया ने ये सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम एक ब्लू वाटर नेवी, एक भावी फ्यूचर ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए सक्षम है। और हम इस रीजन में इवन एट आवर इनिशियल स्टेजेस ऑफ बिकमिंग ए ब्लू वाटर नेवी, हम अभी भी इस रीजन में कहीं भी, किसी भी समय पर अपना पावर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर सकते हैं और दुश्मनों से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इफेक्टिवली निपट सकते हैं। और ये हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में, जब इंडियन नेवी ने भारत के बॉर्डर से काफी दूर सक्सेसफुली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस किए हैं। तो इससे एक बहुत ही अच्छा इमेज बनता है व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैटर्स। सिंस इंडिया इज ए की पार्टनर इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू दिस इंटरनेशनली क्रूशियल शिपिंग लेन्स, हमारा जो ओपिनियन होगा कभी भी किसी भी मैटर में जो रिगार्डिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, वो हमारे ओपिनियन के बिना, हमसे कंसल्ट किए बिना ऐसे डिसीजंस कोई भी पार्टी नहीं लेगी। तो ऐसे केस में इंडिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इमेज है, इंडियन ओशन रीजन में पावर प्रोजेक्शन की कैपेबिलिटी है, वो इंडिया को एक हार्ड पावर और एक हार्ड ऑप्शन देता है इंटरनेशनल स्टेज पे अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यूएस ने एक कोलिशन बनाई थी इस सिचुएशन से निपटने के लिए, बट इंडिया इसका पार्ट नहीं हुआ। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत इस कोलिशन का एक पार्ट इसलिए नहीं बना, उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो जो ये कोलिशन बना था वो सिर्फ रेड सी की हिफाजत के लिए नहीं बना था, ये बना था उस रीजन में ये इंश्योर करने के लिए, जब इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है, उस टाइम पे इसमें ईरान डायरेक्टली इजराइल के साथ एंगेज ना करे, तो उन पे एक प्रेशर टैक्टिक माउंट करने का ये एक प्राइमरी रीजन था। और सेकेंडरी रीजन इस रीजन के जो शिपिंग लेन्स है उसको सेफ गार्ड करने का एक इनका मिशन था। तो इसमें जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि इसमें एक ईरान का एंगल भी था, इसमें भारत पार्ट नहीं ले सकता है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है भारत और ईरान के अपने पर्सनल रिलेशंस। ईरान हमारा एक बहुत ही क्रूशियल ट्रेडिंग पार्टनर है, उनसे हम ऑयल लेते हैं, उनके साथ हम छहाबार पोर्ट बना रहे हैं। और ये छहाबार पोर्ट जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट है, जो कि रशिया, इंडिया और ईरान मिलकर बना रहे हैं। इस कॉरिडोर का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, और ये बेसिकली इंडिया का अपना वर्जन है सुएज कैनल को बाईपास करने के लिए, जो कि हम इतनी देर से डिस्कस कर ही रही है कि पूरी तरह अनस्टेबल है। तो इस सुएज कैनल को बाईपास करके भारत ईरान, अजरबैजान और भी कुछ कंट्रीज के थ्रू रशिया और यूरोप को एक्सेस करना चाहता है थ्रू रोड, और इसमें ईरान हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है। ऐसे में अगर हम एक ऐसे कोलिशन को ज्वाइन करते हैं जो कि एंटी ईरान है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए ईरान के साथ काफी बुरे साबित हो सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हुतीज हैं वो भी तो ईरान बैक्ड है, और उन्होंने ही हमारे शिप्स पे अटैक किया, जिसकी वजह से इंडियन नेवी के शिप ने रिटेलिएट किया। और क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो शिप्स पे फायरिंग हुई इंडियन नेवी के, इसके पीछे ईरान का हाथ है? तो देखिए, ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। ये वाला सिचुएशन जो रेड सी या फिर अरेबियन सी में फिलहाल चल रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और इंडीड उन्होंने जब हमला किया था, उन्होंने इसलिए भी किया था क्योंकि इंडिया ने काफ़ी स्ट्रांगली इजराइल को सपोर्ट किया था, और हमास की इस इंसिडेंट, इस अटैक को, इस हमले को हमने आतंकवादी हमला कहा था। और हमारे बोल बहुत ही, हमारा स्टांस जो था बहुत ही क्लियर था इस सिचुएशन को लेके। इसलिए हम इंडिया बाउंड शिप्स पे अटैक किए गए, और इस चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए कि ये अटैक्स ना हो, मेरे ख्याल से एस जयशंकर कुछ टाइम पहले ईरान भी गए थे टू आस्क द इरानियंस कि वो थोड़ा हुतीस को कंट्रोल करें। बट आई थिंक कि ये सिचुएशन हुतीस की ओर से, ईरान भले ही मना कर देगा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट
ये जो सिचुएशन जो है फिलहाल पैलेस्टाइन का इशू जो है, ये काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी इमोशनल सिचुएशन है, एक इमोशनल टॉपिक है, और हुतीस के लिए भी वैसा ही होगा, आई एम श्योर। और उन्होंने ईरान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते हुए इंडिया पे हमला किया, और उनको पता चल गया कि भाई इंडिया वो छोटे मोटे देशों की तरह नहीं है, ये ठोक पीट देता है। तो इसलिए इंडियन नेवी के शिप ने इनको एंगेज किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।